नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेस में। और दोस्तों 5 सितंबर 2021 को कलाम एकेडमी सीकर की ओर से जो पूरे राजस्थान भर में जो प्री रीड का आयोजन किया गया था 2.0 वाली का, उसमें लेवल 1 का जो पेपर है वो सेकंड पर में हुआ था 2:30 बजे से 5 बजे के बीच में। और पूरा जो एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार पेपर हुआ। और ये आपके सामने बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पेपर है, लेवल 1 का पेपर है। इसमें 30 प्रश्न पूछे गए थे और 30 ही प्रश्न एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग थे। और आपको इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं थोड़ी देर बाद में अलग वीडियो से में मिल जाएंगे। अभी आपको जो प्रश्नों के उत्तर साथ साथ में कमेंट करना है। प्रश्न संख्या 1, रॉबर्ट गेने के अधिगम सोपानिकी का कौन सा चरण क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है? विभेदन अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। इनमें से कौन सा जो सोपान है वो रॉबर्ट गेने के जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है उससे संबंधित है? प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? रक्षात्मक तंत्र, मनोलैंगिक विकास, थानटोस या फिर प्रतिरूप। इन प्रश्नों के जो ऑफिशियल आंसर की है उसके साथ आपको जो अलग वीडियो में आंसर बता दिए जाएंगे। अभी आपके लिए जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है उनके लिए पेपर खास विशेष तौर से अपलोड किया जा रहा है। तो अन्य सभी पेपर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न संख्या 3, RTE 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे निर्धारित किए गए। 45 घंटे प्रति पखवाड़ा, 45 घंटे प्रति सप्ताह, 45 घंटे प्रति सप्ताह जिसके अंतर्गत तैयारी के घंटे भी शामिल हैं, और 50 घंटे प्रति सप्ताह जिसके अंतर्गत शिक्षक की तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। तो इसका जो सही उत्तर है आपको जो साथ साथ में कमेंट करते रहना है। प्रश्न संख्या 4 है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। शारीरिक व मानसिक विकास की तीव्रता, नैतिकता का होना, दूसरों पर निर्भरता और सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। इनमें से कौन सी शैशवावस्था की विशेषता नहीं है? प्रश्न संख्या 5, पांचवा प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका कौन सी नहीं होनी चाहिए? इनमें से कौन सी NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की प्राथमिक भूमिका नहीं होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है इसमें, बच्चों को उनकी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने में पर्याप्त अवसर देना, यह सुनिश्चित करना कि बालक स्वयं अच्छे प्रश्न पूछने और अपनी जिज्ञासा का पोषण करने में सक्षम हो। और तीसरा इसमें पाठ्यपुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा कराना। और डी ऑप्शन इसमें बालकों के ज्ञान को विद्यालय ज्ञान के साथ जोड़ने के में सक्षम बनाना। तो ये 4 में से कौन सा इसमें से प्राथमिक भूमिका शिक्षक की नहीं है वो आपको बताना है। छठा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है? फर्स्ट इसमें उपभोक्ता स्वयं अनुसंधान करता होता है। बी ऑप्शन है, समस्याओं का हल ढूंढने में समय अधिक लगता है। सी ऑप्शन है, समस्या के हल को अभ्यास में लाया जाता है और उनका मूल्यांकन भी किया जाता है। और डी ऑप्शन है, समस्या के हल को खोजने के लिए वैज्ञानिक प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। इनमें से आपको NCF क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व नहीं है वो बताना है। सातवां प्रश्न है, सीखने के प्रतिफल का क्या तात्पर्य है? फर्स्ट ऑप्शन है, निश्चित मापदंड के अनुसार बच्चे ने जो सीखा उसका आकलन करना। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ज्ञात करना। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों की अधिगम कठिनाइयों को दूर करना। और चौथा ऑप्शन है, बच्चों की कक्षोन्नति के लिए आकलन करना। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से किस बुद्धि का उल्लेख रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अपने त्रिचरणुभविक बुद्धि? प्रश्न संख्या 9, बुद्धि के विषय में असत्य कथन कौन सा है? वर्तमान बुद्धिमान व्यक्ति पर्यावरण से अनुकूल तो कर लेता है परंतु उसमें सक्रियता से परिवर्तन और परिमार्जन करने में असमर्थ रहता है। बुद्धि एक जन्मजात सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता है। बुद्धि के सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करते हुए विवेकशील चिंतन करता है। और बुद्धि अच्छा निर्णय लेने, अच्छा बोध कराने और अच्छा तर्क प्रस्तुत करने की योग्यता है। प्रश्न संख्या 10, बीने के बुद्धि परीक्षण को उर्दू और पंजाबी भाषा में मानकीकृत करने का प्रयास किस भारतीय वैज्ञानिक ने किया? उदय शंकर, CH राइस, MC जोशी और SM मोहसिन ने। इनमें से किसने जो बीने के बुद्धि परीक्षण को भारतीय मनोवैज्ञानिक ने मानकीकृत किया था उर्दू और पंजाबी भाषा में? 11वां प्रश्न है, मैं प्रतिदिन तैरने जाता हूँ क्योंकि मुझे अत्यधिक पसंद है। इसके लिए अपने अध्ययन के व्यस्त समय में से समय निकालता हूँ। उपरोक्त उदाहरण किस प्रकार की अभिप्रेरणा से संबंधित है? आंतरिक अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा या फिर अनुमोदन अभिप्रेरणा? 12वां प्रश्न है, व्यक्तित्व के विषय में सत्य कथन कौन सा है? व्यक्तित्व एक स्थिर संगठन है। व्यक्तित्व संपूर्ण मानसिक पक्ष को समाहित किए हुए है। व्यक्तित्व में व्यक्ति का व्यवहार एक समय से दूसरे समय में असंगत होता है। व्यक्ति का व्यवहार तथा विचार किसी भी वातावरण में अपने ढंग का यानी कि अपूर्व होता है।
प्रश्न संख्या 13, ब्रूनर का जो सिद्धांत उसमें ज्ञान की संरचना का अर्थ क्या है? सीखने वाले के मन में उपलब्ध ज्ञान की संरचना, आइकॉनिक, इनेक्टिक और सिंबॉलिक ज्ञान का स्वरूप, समझ की सहायता हेतु ज्ञान की संरचना और ज्ञान की परंपरा के साथ संबंध प्रतिमाएं। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न है, H.J. आइजेंक का व्यक्तित्व निम्न में से किस एक को समाविष्ट नहीं करता है? बहिर्मुखी, मनस्ताप, मनोविक्षिप्तता और निश्चल। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किसका संबंध युक्तिकरण से है? फर्स्ट ऑप्शन है स्वयं में जनित इच्छाओं को दूसरों पर गुणारोपण करना, बी ऑप्शन है घटना के लिए कोई संवेगात्मक प्रतिक्रिया नहीं, सी ऑप्शन है अस्वीकारी का विचार के लिए स्वीकारी कारण और डी ऑप्शन है तनाव का पुनः निर्देशन। प्रश्न संख्या 16, सृजनात्मक व्यक्ति की अनिवार्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है जटिलता पसंद है, स्वतंत्र निर्णय, अपने ऊपर भरोसा रखने वाला होता है और नियमों का सदैव पालन करने वाला होता है। 17वां प्रश्न, बीजगणित के प्रश्नों को हल करने के लिए जोड़ बाकी गुणा भाग का ज्ञान आवश्यक है। उपयुक्त कथन किस प्रकार के अधिगम अंतरण की ओर संकेत करता है? क्षैतिज अंतरण, ऊर्ध्व अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण, शून्य अंतरण। 18वां प्रश्न, व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करता है। फर्स्ट ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में, छात्रों में गृह कार्य के मूल्यांकन में, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की योजना बनाने में और कक्षा में आवश्यक व्यवस्था बनाए रखने में। 19वां प्रश्न है, बालक के विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह परिपक्वता तक चलता है, यह सतत प्रक्रिया है, यह परिवर्तनों की प्रगतिशील क्रम है और जन्म पूर्व अवस्था से भी प्रारंभ होता है। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के नियम? 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है? मानसिक मंदता, स्वलीनता, डिस्लेक्सिया, ADHD। 22वां प्रश्न है, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस अवस्था की विशेषता है? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 23वां प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा संप्रत्यय अधिगम के लिए केंद्रीय होता है? समीपता, अनुकूलन, आत्मसातीकरण, संस्कृति एवं भाषा। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? परंपरागत स्तर, पूर्व नैतिक स्तर, क्रियात्मक स्तर, आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर। नेक्स्ट है 25वां प्रश्न है, चिंतन के उपकरणों में सम्मिलित उपकरणों का सही युग्म चयन कीजिए। प्रत्यक्षीकरण, सीखना, स्मृति, बी ऑप्शन है वस्तुएं, संप्रत्यय और चिन्ह, सी ऑप्शन है स्मृति, चिन्ह, प्रत्यक्षीकरण और डी ऑप्शन है वस्तुएं, सीखना और संप्रत्यय। इनमें से कौन सा है जो चिंतन के उपकरणों का सम्मिलित उपकरणों का सही युग्म है? 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व परीक्षण का संबंध रोजेन वेंग से है? 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, चित्र नैराश्य परीक्षण, प्रसंगात्मक बोध परीक्षण और PEN। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से जेम्स ड्रेवर द्वारा वर्गीकृत कल्पना का एक प्रकार नहीं है? रचनात्मक कल्पना, सौंदर्यबोधी कल्पना, सैद्धांतिक कल्पना और व्यवहारिक कल्पना। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित नहीं है? कल्पनात्मक चिंतन का काल, मौलिक तर्क के प्रयोग का समय और खेलने का काल और अनुकरण द्वारा सीखने का समय। प्रश्न संख्या 29, एक बालक अपनी कॉपी में अधिक काटछाट देखने को मिलती है। इसके अलावा अक्षर का लोप व छोटी बड़ी अंग्रेजी वर्णमाला में अंतर न कर पाना भी दृष्टिगत होता है। बालक निम्नलिखित में से किस अधिगम नियोगिता से ग्रसित है? डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, ऑटिज्म। 30वां प्रश्न है, एक प्रतिभाशाली बालक से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? प्रतिभाशाली बालकों को बुद्धि लब्धि 120 से अधिक होती है। प्रतिभाशाली बालक कुसुमायोजित नहीं हो सकते। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए पृथक व्यवस्थाएं और संवर्धन कार्यक्रम उपयोगी होते हैं और उपरोक्त में से कोई कथन भी असत्य नहीं है। तो इनमें से आपको ये जो 30 में से कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगले वीडियो में आपके लिए हिंदी के जो भाषा प्रथम है हिंदी, उसके 30 प्रश्न और फिर उसके बाद में आपके संस्कृत और गणित और पर्यावरण के 60 प्रश्न आपके लिए उपलब्ध करा दिए जाएंगे वीडियो के माध्यम से। इसके बाद में आपको सब्जेक्ट वाइज आपकी जो आंसर की है वो ऑफिशियल आंसर की से मिलने के बाद में आपको उपलब्ध करवा दी जाएंगी। जल्दी मिलते अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी के वीडियो देखने के लिए लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेक करें।